हाय फ्रेंड्स, आज मैं फ्लो चार्ट के और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ एंड मोस्टली स्टूडेंट्स की जो मैक्सिमम डिमांड थी कि सर आप प्रैक्टिस में के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए एज पर आवर फॉर्मेट, जैसे हम लोग करते हैं वैसे। तो आज मैं फ्लो चार्ट के जितने भी क्वेश्चन है पीएम के अंदर वो मैं हमारी फॉर्मेट एंड जो नॉर्मल तरीके से हम लोग जो करते हैं वैसे सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन जो मैंने भी पीएम को जब देखा प्रैक्टिस मैनुअल, सो एक कन्फ्यूजन जो सबको लग रहा है कि सर इनपुट लिखे या रीड लिखे। देखो, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो लेक्चर है ये आपको तभी देखना है जब आप पहले के 5 लेक्चर देख लो फ्लो चार्ट के। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पहले के 5 लेक्चर्स देखने के बाद ही आपको ये लेक्चर देखना है, क्योंकि जब आपको बेसिक्स पता होगा तो आपको ये हायर लेवल पता चलेगा। ये ध्यान में रखना आप लोग, ओके। नाउ सर इनपुट लिखे या रीड लिखे समझ में नहीं आ रहा है। सो राइट नाउ जितना एनालिसिस मैंने किया तुम्हारे पीएम का, सो मुझे लगता है कि आप रीड लिखो। यस, इवन इनपुट लिखा है ना तो भी रीड लिख के आओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब समझ में आ रहा है, हर जगह पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। भले से जो क्वेश्चन में इनपुट लिखा है, क्वेश्चन के अंदर इनपुट लिखा है, स्टिल उन्होंने रीड लिखा है। देखो, मैं आपको एज पर रूल्स आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि एक्चुअली में इनपुट कब आता है और रीड कब आता है। जब यूज़र डेटा एंटर करता है, यूज़र डेटा एंटर करता है ना, मैन्युअली एंटर करता है अपने हाथों से, तब एक्चुअली में इनपुट आता है। एंड जब डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर हो, डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर हो, मतलब इन दिस केस यूज़र इनपुट नहीं करने वाला, हमें डायरेक्टली डेटा फैच करना है। कहाँ से फैच करना है? डेटाबेस से फैच करना है। इन दैट सिनेरियो रीड आता है। समझ में आया? दिस इज द लॉजिक। बट राइट नाउ मैं आपको कहूँगा एक चीज़ कि आपको कुछ नहीं सोचना है कि सर इनपुट लिखे या रीड लिखे। फिलहाल आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में रीड लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बिकॉज एज पर स्टडी मटेरियल, एज पर पीएम जो सॉल्यूशंस हैं उसमें रीड ही लिखा है उन्होंने, तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ताकि कन्फ्यूजन ही ना हो आपको ज़्यादा, ठीक है। फिलहाल कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग मोस्टली क्या लिखेंगे? रीड, ओके। नाउ देखो, इसमें जो भी सोल्यूशन दिया हो, जो भी, हम उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हमेशा बोलता है ऑल्टरनेट सोल्यूशन में एग्जिस्ट, मतलब प्रेजेंटेशन वाइज आप डिफरेंट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि इसमें जो दिया हुआ है वो सही है और मैं जो कर रहा हूँ वो अलग है, या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और जो इसमें दिया हुआ है वो गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ उसको प्रेजेंटेशन वाइज अलग करने वाले, बस। हमने जो फर्स्ट 5 लेक्चर सॉल्व किए हैं उस प्रेजेंटेशन में मैं आपके लिए कन्वर्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको ये क्वेश्चन समझना ईजी हो जाए, ठीक है। फ्लो चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, ओके। सो ये आपकी लेटेस्ट पीएम है एंड पीएम के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो गाइज, आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। अगर आपके पास लेटेस्ट पीएम है तो पेज नंबर 1.15, पेज नंबर 1.15, ठीक है। नाउ मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोग के लिए। A bicycle shop in Delhi hires bicycle by the day at different rate as shown in table। मतलब एक बाइसिकल शॉप है, ऑफ कोर्स वो बाइसिकल क्या करते होंगे? रेंट पे देते होंगे। अब उन्होंने क्या किया है कि अलग अलग सीज़न के लिए अलग अलग रेट्स रखे हैं। जैसे स्प्रिंग अगर है तो 8 रुपीज़, समर है तो 9.5, ऑटोमन है तो 5 रुपीज़ एंड विंटर है तो 6 रुपीज़। To attract his customers, the proprietor also gives a discount on number of days bicycle is hired for। मतलब कस्टमर्स को और अट्रैक्ट करने के लिए नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा जो आपके एक्चुअल रेट से उस पर। इफ़ हायर पीरियड इज मोर देन 10 डेज, इफ़ हायर पीरियड इज मोर देन 10 डेज, अ रिडक्शन ऑफ 15% इज मेड, रिडक्शन ऑफ 15% इज मेड, ठीक है। For every bicycle hired, a deposit of ₹20 must be paid। So which means अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो जो डिस्काउंट है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो साइकिल 10 दिन से ज़्यादा हायर करने वाले हैं, किसी और के लिए नहीं है, ठीक है। डेवलप अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट आउट डिटेल्स फॉर ईच कस्टमर सच एज नेम ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ डेज अ बाइसिकल इज हायर्ड फॉर, हायर चार्जेस एंड टोटल चार्जेस इंक्लूडिंग द डिपॉजिट्स। टोटल चार्जेस इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स। It is also, the next page, assume that there are 25 customers and complete details of each customer such as name of customer, season and number of days bicycle is hired for is inputted through console।
देखो एक्चुअली में जब इसका मैं ये स्टेटमेंट जब मैंने लास्ट में पढ़ा, इनपुटेड थ्रू कंसोल मतलब यूज़र एंटर करने वाला है, तो लॉजिकली तो इनपुट ही आना चाहिए, बट सोल्यूशन में उन्होंने क्या लिखा हुआ है फिलहाल, देखो आप देखो क्या लिखा है, रीड। सो अभी हमने क्या किया, मैंने आपको पहले बोल दिया ना कि हम सारे क्वेश्चन में रीड ही लिखने वाले हैं। समझ में आया, हमें कन्फ्यूजन चाहिए नहीं, भले इनपुट लिखा हो ना लिखा हो कुछ भी हो, हमें रीड ही लिखना है। ये मैं आपको फाइनली समझा रहा हूँ, ओके, इसलिए कोई कन्फ्यूजन मत रखना आप ना। अब एज यूजुअल हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, यस और नो, एंड अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो गाइज मेरे साथ ही आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले एज पर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका सिंबल स्टार्ट, करेक्ट। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट लिखा तुम लोगों ने भी मेरे साथ लिखना शुरू कर दिया, रॉन्ग। मैंने आपको फर्स्ट 5 लेक्चर्स में क्या समझाया था, नेवर एवर स्टार्ट द फ्लो चार्ट डायरेक्टली। याद करो, यही चीज़ें होती हैं जब हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, ध्यान से नहीं देखते ना, तो यही चीज़ें होती है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ रिवीजन करो। सबसे पहला स्टेप हमेशा क्या होता है, याद करो, डिफाइनिंग वेरिएबल्स। ओके, सो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो डिफाइनिंग वेरिएबल्स, एक तो आएगा कस्टमर नेम। सो कस्टमर नेम, एस फॉर सीजन, एनडी नंबर ऑफ डेज। फिर हम लोग करेंगे हायर चार्जेस, बराबर है, डी फॉर डिस्काउंट, एंड देन फाइनली अगर आप देख सकते हो तो हमें टोटल हायर चार्जेस चाहिए। सो टोटल हायर चार्जेस। एंड मैंने आपको हमेशा समझाया है कि पहले जब क्वेश्चन पढ़ के आपको जितने वेरिएबल समझ में आए वो लिख लो, और फिर जब आप फ्लोचार्ट सॉल्व कर रहे हो और कोई अगर एडिशनल वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको बाद में डिफाइन कर सकते हो, बराबर है। और क्या है, एक ऑलवेज हैबिट ही रखो कि वेरिएबल सबसे पहले डिफाइन करना है, ये ऑलवेज हैबिट रखो, ठीक है। सो आप देख सकते हो कस्टमर नेम, सीजन, नंबर ऑफ डेज, हायर चार्जेस, डिस्काउंट, एंड फाइनली टोटल हायर चार्जेस, ठीक है। और यहाँ पे हमें काउंटर भी सेट करना पड़ेगा क्योंकि 25 कस्टमर्स हैं। सो काउंटर हमने हमेशा x रखा है। सो काउंटर हम लोग इसको सिर्फ सिंपल बोलते हैं काउंटर, ज़्यादा कन्फ्यूजन उसमें भी क्रिएट नहीं करेंगे। वैसे काउंटर फॉर कस्टमर्स भी लिख सकते हो आप लोग, बट सिर्फ काउंटर लिखो फिलहाल, ओके। 25 कस्टमर्स उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले स्टार्ट, सेकेंड हमारा रूल हमेशा क्या बोलता है, याद करो, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में भी कहा है कि एग्जाम में आप हमेशा फॉर अ सेफर साइड फुल फॉर्म लिखना, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस। यस, एग्जाम में सेफर साइड प्लीज क्या लिखोगे आप, फुल फॉर्म लिखोगे, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, ठीक है। चलो अब स्टार्ट हो गया, कॉल हो गया। सो नेक्स्ट हमारा होता है काउंटर, x = 1। एक बार काउंटर सेट हुआ तो नेक्स्ट क्या होता है हमारा, इज x < 25, यस नो। याद करो हमारे प्रिंसिपल, सेट द काउंटर, चेक द काउंटर। गाइस मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने मेरे पहले 5 लेक्चर्स नहीं देखे फ्लो चार्ट के, जो बेसिक वाले फ्लो चार्ट के लेक्चर्स हैं, उनको यहाँ पे डायरेक्टली समझना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले मेरे फर्स्ट 5 लेक्चर्स जो है फ्लो चार्ट के वो देखो, और उसके बाद आप ये स्टार्ट करना मेरे साथ, ओके। नाउ x = 1, x < 25, करेक्ट। सेट द काउंटर, चेक द काउंटर। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा रीड। अब रीड क्या क्या करना था जरा याद करो, एक तो कस्टमर नेम, बराबर है, फिर याद करो सीजन,
एंड फाइनली नंबर ऑफ डेज, कस्टमर नेम, सीजन एंड नंबर ऑफ डेज। ये हमें क्या करना है, रीड करना है। अब सबसे पहले हमें क्या फाइनल करना है, सीजन के हिसाब से क्या रेट लगेंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हो हमारे पास 4 सीजन है। याद करो मैंने कुछ भी बोला था कि कंडीशंस कितनी होती हैं, कंडीशंस समझिए यहाँ पे 4 कंडीशंस हैं, तो जो डिसीजन बॉक्स होंगे वो कितने होंगे, 3। ये चीज़ भी हमने फर्स्ट 5 लेक्चर्स में सीखा हुआ है कि जितनी भी कंडीशंस हो -1 करने का उतने डिसीजन बॉक्स बनते हैं, ठीक है। सो इज सीजन इक्वल टू, फर्स्ट है स्प्रिंग, इन्वर्ट कॉमा। अब मैंने इन्वर्ट कॉमा क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कैरेक्टर वैल्यूज को हमें कंपेयर करना है तो कैरेक्टर्स वैल्यू को इन्वर्ट कॉमा में लिखना पड़ता है। यस, बराबर है। अब देखो अगेन इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ हायर चार्जेस डायरेक्टली, समझ में आया, या फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे रेट इक्वल टू 8 ऐसे भी कर सकता हूँ। अब तुम लोगों को मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, इन दैट केस तो मुझे ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। देखो मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ, फ्लो चार्ट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ऐसा मत सोचो कि जो मैं कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, हायर चार्जेस इक्वल टू डायरेक्टली क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज इंटू 8। ये भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। आप इसको बाद में भी कर सकते हो, डिस्काउंट लेने के बाद भी कर सकते हो, जैसे भी आपको करना है हम कर सकते हैं। मैं एकदम सिंप्लीफाई तरीके से जा रहा हूँ। सो जैसे तुम देखो मैंने यहाँ पे आर इंट्रोड्यूस किया है, बराबर है। सो पहले मैं उसको क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। कहाँ पे डिफाइन करूंगा, रेट, ओके। चलो इफ नो, सो देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, समर इज सीजन इक्वल टू समर, यस। तो रेट कितना है, 9.50। नो, is season equal to autumn, in that case रेट कितना है, 5। एंड फाइनली अगर ये भी नहीं है तो कितना आएगा रेट, 6। अंडरस्टूड। सो फिर से देख लो एक बार, स्प्रिंग तो 8 रुपया है, स्प्रिंग नहीं है समर होगा तो 9.5, नहीं तो फिर ऑटोमन तो फिर 5, और नो मतलब इम्प्लाइड हो गया विंटर। और याद करो मैं आपको बोला था कनेक्टिंग लाइन इज वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे आपकी कनेक्टिंग लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड याद करो मैंने आपको समझाया था कि कई बार ऐसा होगा कि जो फ्लो चार्ट है आपका एक पेज में कंप्लीट नहीं होगा, एक पेज पे फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं होगा। सो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, कनेक्टर। कनेक्टर्स आर ऑलवेज अ सेपरेट अल्फ़ाबेट्स, उसका कोई लेना देना नहीं है आपके वेरिएबल से, क्योंकि कनेक्टर्स हम लोग जब भी लिखते थे हम उसको सर्कल में डाल देते हैं। कनेक्टर्स को डिफाइन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे Z एक कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, Z, ठीक है। सो ये जो हमने कनेक्टर बनाया ये अब नेक्स्ट पेज पे आएगा। बराबर है। अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वो क्या स्टार्ट करेंगे आप बताओ। याद करो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो रेट है वो फाइनल रेट नहीं है। अगर आप
10 दिन से ज़्यादा के लिए हायर करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, बराबर है। विच मीन्स अभी हमें चेक करना है इज नंबर ऑफ डेज ग्रेटर देन 10, यस नो। नंबर ऑफ डेज ग्रेटर देन लेना, 10 दिन नहीं है, 10 दिन के ऊपर का है, यस। सो अब देखो यहां ध्यान से अगर आप देखोगे, सो आर जो था हमारा रेट, सो अभी मुझे और एक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, नेट रेट। नेट मतलब आफ्टर डिस्काउंट वाला रेट, बराबर है। सो नेट रेट इक्वल टू आर माइनस आर इंटू 0.15, आर माइनस आर इंटू 0.15, समझ में आ गया। सो ये नेट रेट आ गया। अब देखो और एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ, सो फिर से आपको लेना पड़ेगा एन आर नेट रेट। सो जो भी रेट होगा उसमें से 15% जो डिस्काउंट था वो माइनस हो गया, बट इफ नो तो कोई डिस्काउंट ही नहीं है। सो इन दैट केस जो आपका नेट रेट है वो क्या रहेगा, रेट ही रहेगा। और ये आपका कनेक्टिंग लाइन, कनेक्टिंग लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपका फ्लो डिसाइड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने डिस्काउंट के बाद के नेट रेट कैलकुलेट कर लिए। सो अब हमारे दो कैलकुलेशन होंगे, एक होगा हायर चार्जेस। तो कैसे कैलकुलेट होगा हायर चार्जेस, नेट रेट इनटू नंबर ऑफ डेज, वॉट एवर नेट रेट, एंड टोटल हायर चार्जेस कैसे कैलकुलेट होगा। तो अभी जो हमने हायर चार्जेस कैलकुलेट किया प्लस 20 रुपीज डिपॉजिट, ठीक है। अब सारे कैलकुलेशन हो चुके हैं, विच मीन्स टाइम आ चुका है प्रिंट करने का। सो उन्होंने क्या क्या बोला प्रिंट करने के लिए, अब देखो कस्टमर नेम, नंबर ऑफ डेज बाइसिकल इज हायर्ड फॉर, हायर चार्जेस एंड टोटल हायर चार्जेस। ये आपके 1.15 पे लास्ट दो लाइन में लिखा हुआ है जो उन्होंने बोला है कि ये प्रिंट करना है। प्रिंट हो गया, बट बच्चों कितने कस्टमर थे, 25। हमने ऑलरेडी काउंटर सेट कर दिया है और हमारा प्रिंसिपल क्या बोलता है, सेट द काउंटर, चेक द काउंटर, सेट एंड चेक हो चुका है। और अब लास्ट में क्या होता है, इंक्रीमेंट द काउंटर। सो x इक्वल टू एक्स प्लस 1। बट मेरे केस में पूरा जो क्वेश्चन है वो एक पेज में नहीं आ रहा है। सो अब मुझे फिर से सेकेंड पेज से फर्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, काउंटर के पास, एंड देन फाइनली स्टॉप। मैं अगेन कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे मेरी मेथड से जब आपने मेरे पहले 5 फ्लो चार्ट के लेक्चर्स पढ़े होंगे। ओके, जस्ट एक बार पूरा गो थ्रू कर लीजिए।
चलो सो गाइस अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं, पेज नंबर 1.17, ठीक है। अ कंपनी हैज़ 2500 एम्प्लॉइज, देयर सैलरीज आर स्टोर्ड एज J of S, इसको ऐसे पढ़ते हैं J of S 1 to 2500. The salaries are divided in 4 categories. The salaries are divided in 4 categories: less than 1000, 1000 to 2000, 2001 to 5000 and above 5000. Draw a flowchart for finding the percentage of employees in each category. फिर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 2500 एम्प्लॉयज़ मतलब काउंटर तो सेट होने वाला है, वो कंफर्म है, ठीक है। द सैलरीज आर स्टोर्ड इन J of S. नाउ दिस इज समथिंग फर्स्ट टाइम जो आप लोग आ रहे हो, कोई टेंशन मत लो, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि अगर ऐसा कुछ आए तो क्या करना है। लोग वैसे तो ये बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, बट प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे स्टडी मटेरियल के हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, उधर 3 ही क्वेश्चन हैं। और फ्लो चार्ट है ना बच्चों, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें इतनी सारी कैटेगरीज होती हैं जो अभी हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपको आपके लेवल पे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करना है मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सैलरीज आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन J of S 1 2 3, मतलब ये लोकेशन दी है उन्होंने। यस वो J of S और जो लिखा है फिर 1 2 3, वो 1 2 3 क्या है, वो लोकेशन है, मतलब J of 1, J of 2, इट मीन्स समथिंग लाइक दिस। देखो फॉर एग्जाम्पल J of 1 में कोई एक सैलरी होगी, J of 2 में सेकेंड सैलरी होगी, J of 3 में थर्ड सैलरी होगी। ये लोकेशंस हैं जहाँ पे सैलरी स्टोर है, तो वो लोकेशन से हमको क्या करना है, उस अमाउंट को फैच करना है, उन लोकेशन से हमें उस अमाउंट को फैच करना है और हमारे कैलकुलेशन करना है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो है लास्ट लाइन, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच कैटेगरी। अगर आपने वो हमारे 5 लेक्चर्स देखे हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है, मतलब इसका लॉजिक सॉल्व करवाया है कि जब भी परसेंटेज वर्ड आते हैं तब क्या करना होता है, ठीक है। सो अगेन मैं वापस लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करूँगा अब। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज हमारा जो रूल बोलता है वो है काउंटर्स, बराबर है। सेकेंड हमारे कैटेगरी को काउंट करने के लिए काउंटर्स, एंड थर्ड परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए काउंटर्स। हाँ यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स आने वाले हैं। सो डिफाइनिंग वेरिएबल, अभी जो फर्स्ट हमारा काउंटर होगा x, ये काउंटर होगा किसके लिए, जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज 2500 एम्प्लॉयज के लिए काउंटर होगा। फिर हमें P Q R S, याद करो हमने इसे पहले भी किया है, P Q R S काउंटर्स फॉर रिस्पेक्टेड कैटेगरीज, काउंटर्स फॉर रिस्पेक्टेड कैटेगरीज। एंड फिर हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज सबके। सो परसेंटेजेस ऑफ रिस्पेक्टेड कैटेगरीज। तो हर एक को इंडिविजुअल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे आप बोलोगे सर वो J of S 1 2 3 उसे डिफाइन नहीं करना है, नहीं उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोकेशन है, वो कोई वेरिएबल नहीं है। वो लोकेशन से हमको डेटा क्या करना है, फैच करना है, ठीक है। अब वो कितना स्मार्टली काम करना है प्लीज़ वो ध्यान देना। ये क्वेश्चन में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो ये लिया है ना J, वो चीज़, ठीक है। चलो सॉल्व करें। सबसे ऊपर स्टार्ट, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, x इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 2500, यस नो। नॉर्मल याद करो, ये स्टेप बाय डिफॉल्ट ये स्टेप्स तो आएंगे ही। जब भी नंबर ऑफ कुछ लिखा होगा, चाहे वो कस्टमर हो चाहे एम्प्लॉयज़ हो कुछ भी हो, मतलब स्टार्ट कॉल x इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू
जो भी जो उसकी लिमिट होगी, ये तो बाय डिफॉल्ट स्टेप्स होंगे, डिफॉल्ट स्टेप्स। अब रीड, और रीड क्या करोगे, इस बार तुम्हें जो रीड है वो जो लोकेशन है उस लोकेशन की वैल्यू को करना है, बराबर है। सो जे इज दैट लोकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट, और ब्रैकेट में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, x, ये दिख रहा है, ये x जो हमने काउंटर सेट किया है। तो राइट नाउ x की वैल्यू क्या है, 1, राइट नाउ x की वैल्यू क्या है, 1। सो व्हेन आई से j ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या है, 1, मतलब j ऑफ 1, तो j ऑफ 1 में जो वैल्यू होगी वो आएगी। अब आगे हमारे पास कितनी कैटेगरी है, 4, तो कितने डिसीजन बॉक्स बनेंगे, 3। सो हम लोग डायरेक्टली 3 बॉक्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले इज j ऑफ x, इससे फर्स्ट जो है वो है लेस देन 1000, सो लेस देन 1000, यस। तो अगर वो जो अमाउंट है j ऑफ x की जो अमाउंट है, अगर वो लेस देन 1000 होगा, तो याद करो हमने यहाँ पे किया था p इक्वल टू p+1, हमने काउंटर इंक्रीज किया। इफ नो j ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2000 आएगा बच्चों, क्योंकि लिखा हुआ है उन्होंने 1000 टू 2000, और नेक्स्ट देखो 2001 से लिखा हुआ है, मतलब आप ये लेस देन इक्वल टू में भी ध्यान देना अच्छे से। यस, q इक्वल टू q+1, नो j ऑफ x लेस देन इक्वल टू, अब देखो उन्होंने लिखा हुआ है 2001 टू 5000, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो है अबाव 5000, r इक्वल टू r+1, एंड इफ नो मतलब क्या आएगा, s इक्वल टू s+1। और ये हमारे सारे काउंटर्स हैं। अब इसका मतलब आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो शायद अगर भूल गए हो लॉजिक। तो लॉजिक ये बोलता है कि अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो पहले मुझे पता होना चाहिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच कैटेगरी। अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो पहले मुझे पता होना चाहिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच कैटेगरी। सो ये जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच कैटेगरी फाइंड आउट कर रहे हैं। विच मीन्स समझो अगर यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है, फर्स्ट वैल्यू एग्जाम्पल है बच्चों, वो 500, जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो है 500। सो इज 500 लेस देन 1000, यस। सो p इक्वल टू p+1, मतलब यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, काउंटर इंक्रीमेंट होगा। फिर समझो सेकेंड वैल्यू आ रही है वो है 1500, इज 1500 लेस देन 1000, नो। 1500 लेस देन इक्वल टू 2000, यस। सो q इक्वल टू q+1, उसकी काउंटिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो ऐसे जितने भी वैल्यूज आएंगे वो रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, कंडीशंस में चेक होंगे और वो रिस्पेक्टिव काउंटर्स को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे प्रिंट नहीं आ सकता अभी फिलहाल, इस मोमेंट पे प्रिंट नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक्सप्लेन किया है कि जो वेरिएबल का आंसर लास्ट में मिलता है, लास्ट एकदम सब कुछ खत्म होने के बाद, उसका प्रिंट भी लास्ट में आता है, स्टॉप से पहले। तुम खुद सोचो, जब तक 2500 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी चेक नहीं होती है, सैलरी, और जब तक ये सारे काउंटर्स 2500 एम्प्लॉयज़ के लिए कंप्लीट नहीं होते, तब तक हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि किस कैटेगरी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। मतलब 2500 एम्प्लॉयज़ का काउंटर घूमने के बाद ही हमको मालूम पड़ेगा कि हर कैटेगरी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। सो डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा काउंटर, x इक्वल टू x+1, और फिर से हो जाएगा लाइन, फिर से ऊपर जाएगी लाइन। अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे हर एक के क्या होंगे, सैलरी चेक होंगी।
काउंटर्स इंक्रीमेंट होंगे 2005 टाइम्स, 2500 टाइम्स, समझ में आया। एंड व्हेन आई से नो, व्हेन आई से नो, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि तुमने जो पी क्यू आर एस कैलकुलेट किया है वो तो काउंटर्स है, वो क्या है, काउंटर्स। सो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ सेकेंड कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ एंड लास्ट कैटेगरी। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? सो पी कैसे होगा, अब मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, एकदम सिंप्लीफाई, डिवाइड बाय 25, Q डिवाइड बाय 25, R डिवाइड बाय 25 एंड S डिवाइड बाय 25। आपको लगता है सर 25 कैसे? तो मैथ्स के हिसाब से जब मैं लिखता हूँ P डिवाइड बाय 2500 इंटू 100, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही करेंगे ना। बट मेरे मासूम से बच्चों, 0 हम लोग कैंसिल करते हैं मैथ्स में, तो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, मतलब आई होप कि आपको इतना मैथ्स आता होगा, ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। एंड अब फाइनली क्या होगा, प्रिंट, क्या प्रिंट होगा, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ सेकेंड कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ थर्ड एंड परसेंटेज ऑफ फोर्थ, एंड फाइनली स्टॉप। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, और मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जो बच्चे डायरेक्टली एक लेक्चर देखेंगे उनको खुद समझ में नहीं आएगा, जब तक आप वो पहले वाले 5 लेक्चर नहीं देखते। मैं फिर से समझा रहा हूँ, मतलब आप मुझे ब्लेम मत करना कि सर जो समझा रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ये सारे लॉजिक्स मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं सिर्फ आपके प्रैक्टिस मेमोरी के क्वेश्चंस को नॉर्मल फॉर्मेट में जिस हिसाब से हमने सॉल्व किया है उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, ताकि काउंटर्स जो उन्होंने अलग तरीके से किए हैं रिप्रेजेंट, हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, बस इसीलिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। नाउ पूरा एक बार कॉपी कर लो अच्छे से। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 जो पेज नंबर 1.20 पे, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 1.20, ठीक है ना। चलो अब देखिए उसमें क्या है, अ हाउसिंग सोसाइटी इन अ न्यूली डेवलप्ड स्मार्ट सिटी हैज़ प्रोवाइडेड सेवरल एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम टू ईच हाउस इन दैट सिटी. Based on the value of this, based on the value of this advanced security system installed in each house, the society has divided all houses in 4 categories. ठीक है, value and 4 categories याद रखना, and fixed criteria for annual maintenance charges as under. मतलब आप जिस कैटेगरी में होंगे उस हिसाब से आपको मेंटेनेंस लगेगा, ये उससे क्लियर हो रहा है, देखो समझ में आया। अभी एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, उसमें कैमरा होंगे, वो होंगे, हमें क्या करना है। देखो स्टूडेंट्स, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखने का, हमारा जो थिंकिंग है ना, इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब ध्यान से आगे, अब उन्होंने पूरा एक टेबल दिया हुआ है, हाउस कैटेगरी A B C D 4 है, बराबर है। एंड ध्यान से देखना, पेंसिल या अगर कलर पेन कुछ भी है, मेंटेनेंस चार्जेस एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू, प्लीज़
तो ये जो नीचे लिखे ना 8%, 6%, 4, ये किस पे कैलकुलेट करोगे आप? वैल्यू ऑफ एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम। समझ में आ गया? एंड ये जो परसेंटेज है वो देखो हर एक कैटेगरी के अलग अलग है, मतलब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अगर वो ए में होगा तो 8%, बी में होगा तो 6%, ऐसे आपको चेक करना है, मतलब क्या कंडीशंस में आएगा वो अभी से माइंड में चालू जाना चाहिए। In addition to above, there is a service tax of 12.36% on the amount of maintenance charges। मतलब पहले जो हम लोग मेंटेनेंस चार्जेस कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ रहा है, फिर उस पर 12.36 क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। कंसिडरिंग हाउस नंबर एंड वैल्यू ऑफ एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल्ड एज इनपुट। मैंने आपको कह रहा था इनपुट बोले ना बोले कुछ भी बोले, हमको रीड ही याद रखना है, रीड बस। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू हैव अ प्रिंटेड आउटपुट एज हाउस नंबर, maintenance charges, service tax and total amount paid by each house owner। so house number, maintenance charges, service tax सब देखो अलग अलग उनको चाहिए and total amount paid by each house owner। अब आपको पता है सबसे बड़ा इस क्वेश्चन में जो ब्लंडर है, ब्लंडर वो ये है कि आप देखो इन्होंने कहीं पे भी लिखा नहीं है कि कितने घर है। तुम देखो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा। अभी यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, एक हम लोग ऐसे लिख देंगे अज्यूमिंग दैट देयर इज ओनली वन होम, और अभी कॉमन सेंस ये बोलता है कि एक घर तो कभी हो ही नहीं सकता, सोसाइटी है मतलब बहुत सारे घर होंगे, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, बराबर है। तो सेकेंड केस में क्या होगा, हम लोग चेक करेंगे हर बार कि इज़ देयर मोर होम, इज़ देयर मोर होम, मतलब हम लोग एक बार बड़ा फ्लोचार्ट बनाएंगे और लास्ट में चेक करेंगे और घर है क्या है, फिर से होगा, वापस चेक करेंगे और घर है क्या। बट सब मैंने तुमको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हमको पूरा लॉजिक कैसे समझना है, ठीक है, मैं आपको ये समझाता हूँ। हम लोग स्टार्ट करेंगे, कॉल भी करेंगे, बट इस बार काउंटर सेट नहीं हो सकता। यस, काउंटर सेट नहीं हो सकता, क्योंकि काउंटर तभी सेट होता है जब हमको एग्जैक्ट नंबर पता हो। समझ में आ गया? सो ये क्वेश्चन थोड़ा और ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा और ध्यान से समझना, ओके प्लीज। काउंटर नहीं है इस बार। चलो सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग जो करेंगे वो क्या है, डिफाइनिंग वेरिएबल्स। सो डिफाइनिंग वेरिएबल्स, अच्छा अब इसमें क्या क्या डिफाइन करना है, तो एक तो उन्होंने बोला है हमको प्रिंट करने के लिए हाउस नंबर, ठीक है, फिर ऑफ कोर्स हाउस कैटेगरी लेना पड़ेगा क्योंकि उसी के बेस पे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। फिर एक हमको लेना पड़ेगा वैल्यू, अब नो नीड टू राइट बहुत बड़ा नाम, सिंपल चलेगा वैल्यू। ऑफ कोर्स इसके बेस पे मेंटेनेंस चार्जेस कैलकुलेट होंगे। अच्छा मेंटेनेंस के बाद हमको सर्विस टैक्स भी कैलकुलेट करना है, एंड जो फाइनल एक टोटल अमाउंट भी पे करना है, ठीक है। सो ये आपके हो गया डिफाइनिंग वेरिएबल्स, हाउस नंबर, हाउस कैटेगरी, वैल्यू, मेंटेनेंस। देखो बड़े बड़े वेरिएबल के नाम नहीं लेने के, स्मॉल स्मॉल लेने के, ताकि हम जब फ्लोचार्ट बनाए तो हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा होगा स्टार्ट एंड कॉल। देखो अब से मैं ना स्टार्ट कॉल नहीं लिखूंगा, मतलब आपको डिफॉल्ट हमेशा लिखना ही है स्टार्ट कॉल, ये आदत ही बना लो कि स्टार्ट एंड कॉल आएगा ही आएगा, ओके। सो स्टार्ट कॉल हो चुका है, ऐसा सोचो स्टार्ट एंड कॉल हो चुका है। एंड अब सबसे बड़ी जो चीज़ आ रही है वो ये है कि इस बार काउंटर नहीं है, सो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखने वाले हैं, रीड। अब क्या क्या रीड होगा, हाउस नंबर, हाउस कैटेगरी एंड वैल्यू, हाउस नंबर, हाउस कैटेगरी एंड वैल्यू, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन कैटेगरी, कितनी कैटेगरी है, 4, तो हमें पता है जब 4 कैटेगरीज होती है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट है कि 3 डिस्टिंक्ट बॉक्स बनेंगे। सबसे पहले इज हाउस कैटेगरी इक्वल टू ए, यस, इज
हाउस कैटेगरी इक्वल टू ए। सो इन दैट केस जो मेंटेनेंस है वो वैल्यू का 8% था मेंटेनेंस कॉस्ट। इफ नो इज बी, यस, इन दैट केस कितने परसेंट है? 6%। नो इज हाउस कैटेगरी इक्वल टू सी, यस। अब देखो, अब मैं आपको और एक समझाता हूँ। अब एक चीज़ स्टैंडर्डाइज रखना, स्टैंडर्डाइज्ड के कैरेक्टर्स हो या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, जैसे नाम हो, जैसे अब देखो यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर्स है या फिर पूरा नाम हो, समझ में आ रहा है? आप डबल इन्वर्टेड कॉमा ही करना, क्योंकि मुझे पता है आप ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें भूल जाओगे, मुझे पता है ये चीज़। इसके लिए ए बी सी जो मैं लिख रहा हूँ ये कैरेक्टर वैल्यू है, बराबर है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखने का बाय डिफ़ॉल्ट है। मेंटेनेंस इक्वल टू इस बार है 4%, एंड अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो मेंटेनेंस कितना आएगा? 3%। सो अब कनेक्टिंग लाइन, मैंने आपको हमेशा कहा है कनेक्टिंग लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो आपका फ्लो एक्सप्लेन करता है। सो मेंटेनेंस चार्जेस तो हो गया अपना, विच इज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू। अब है दो चीज़ें, सर्विस टैक्स जो मेंटेनेंस का 12.36 एंड टोटल अमाउंट इज इक्वल टू मेंटेनेंस प्लस सर्विस टैक्स। प्रिंट, क्या क्या प्रिंट करना है? देखो आपका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि उनको प्रिंट क्या क्या करना है। हाउस नंबर, मेंटेनेंस चार्जेस, सर्विस टैक्स एंड टोटल अमाउंट। बट अब क्या, अगर मैं यहां पे स्टॉप लिखूं तो भी गलत है, काउंटर में लिख ही नहीं सकता हूं क्योंकि काउंटर तो है ही नहीं, तो क्या करें? तो अब एक चीज एकदम स्टैंडर्ड चीज याद रखना एकदम, कि जब तुम्हारे क्वेश्चन में कोई भी काउंटर ना हो, तुम्हारे क्वेश्चन में काउंटर ना हो, समझ में आ रहा है? तो जब तुम्हारा सारा कैलकुलेशंस प्रिंट खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लास्ट में चेक करने का इज लास्ट रिकॉर्ड, ऐसे लिखने का, इज लास्ट रिकॉर्ड, मतलब ये लास्ट है या इसके बाद भी है। इफ यस तो फिर स्टॉप, अगर ये लास्ट रिकॉर्ड है तो स्टॉप कर देंगे। मैं आपको एकदम स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड जो आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। एंड इफ नो, मतलब इसके बाद भी रिकॉर्ड है, तो ये फिर से आएगा यहाँ पे एग्जैक्टली रीड के ऊपर, मतलब फिर से नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड होगा, कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगे, प्रिंट होगा, एंड फिर से पूछेंगे इज लास्ट रिकॉर्ड, मतलब ये जो हुआ ये लास्ट है, इसके बाद भी है। अगर लास्ट है तो स्टॉप, नहीं है तो फिर कंटिन्यू। ठीक है एवरीवन? सो पूरा एक बार अच्छे से देख लो और कॉपी करके कंप्लीट करो।
चलो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है 1.22, पेज नंबर 1.22 मतलब 22, और क्वेश्चन नंबर 15 है, पेज नंबर 1.22, क्वेश्चन नंबर 15। ABC Limited is a software development company which appointed 50 software engineers in August 2014 at a monthly salary of 30,000. All these engineers shall be entitled for an increment in their salary after 6 months. The increment on the present monthly salary 30,000 है, याद रखना, shall be based on their performance to be evaluated on a 100 mark scale as per details given below. So performance, हर एक को परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस के जो उसके मार्क्स होंगे, मार्क्स उसके बेस पे उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस मार्क्स इज लेस देन 70, देन इंक्रीमेंट शेल बी 10% ऑफ द प्रेजेंट सैलरी। 70 और अबाव एंड लेस देन 80 इंक्रीमेंट विल बी 20%, एंड परफॉर्मेंस 80 एंड अबाव इंक्रीमेंट विल बी 30%, ठीक है। नाउ ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इनेबल प्रिंट डिटेल्स लाइक नेम ऑफ इंजीनियर, परफॉर्मेंस मार्क्स, monthly increment salary and revised monthly salary for each of this 50 engineers. अब देखो गाइस, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने एक चीज़ बोल दी है, 50 इंजीनियर्स है, मतलब हमको क्लिक हो जाना चाहिए जहाँ पे नंबर डिफाइन हो गया, नंबर क्या हो गया, डिफाइन, वहाँ पे अपना काउंटर तो आने ही वाला है, बराबर है। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्लो में आएंगे अपने आप होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफाइनिंग वेरिएबल्स। सो चलो डिफाइनिंग वेरिएबल्स, अभी यहाँ पे क्या क्या डिफाइन करेंगे। सो एक तो उन्होंने प्रिंट में हमको बोला है कि नेम ऑफ इंजीनियर, सो नेम आएगा, बराबर है। फिर जिसके बेसिस पे कंपैरिजन होने वाला है वो है परफॉर्मेंस मार्क्स, परफॉर्मेंस मार्क्स। फिर ऑब्वियसली 30,000 इज अ फिक्स सैलरी, और हमने हमेशा डिस्कशन किया है कि जो चीज़ें फिक्स होती है वो कभी आती नहीं, वो डायरेक्टली कैलकुलेशन में आती है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस मंथली इंक्रीमेंट अमाउंट मतलब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है उनका, वो भी उनको चाहिए। सो हम लोग आई कर देते हैं इंक्रीमेंट, और आगे अगर वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी तो हम लोग बाद में ऐड करेंगे। And of course revise monthly salary, revise monthly salary। So I hope कि इतना ही उनको चाहिए फिलहाल तो, फिर देखते हैं क्वेश्चन में। अब एज हमें पता है, क्या पता है हमको कि 50 उन्होंने बोल दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सो स्टार्ट कॉल, ये तो बाय डिफॉल्ट आएगा, बराबर है। नाउ सबसे ऊपर x इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 50, यस नो, ठीक है। स्टार्ट कॉल डिफॉल्ट स्टेप है, वो तो हमेशा आएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो वो तो आना ही है। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, काउंटर 50 है ना, हमको पता है। अच्छा अब हम लोग रीड क्या क्या करेंगे, तो एक तो हमको उसका नाम चाहिए, सो नेम ऑफ इंजीनियर प्रिंट में चाहिए ना इसके लिए। एंड सेकेंड जो पूरा कैलकुलेशन है ना वो किस पे है, परफॉर्मेंस मार्क्स पे, क्योंकि सैलरी तो फिक्स है ना 30,000, तो डायरेक्टली कैलकुलेशन में आएगा। चलो अब उन्होंने हमको ऑलरेडी कैटेगरीज दे दी थी, 3 कंडीशन है, विच मीन्स 2 डिसीजन बॉक्स बनेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया अगर हम लोग देखते हैं वो था अगर परफॉर्मेंस मार्क्स लेस देन 70, यस, तो जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, 10%। नो इज परफॉर्मेंस मार्क्स लेस देन 80, क्योंकि 17 अबव बट बिलो 80 है, तो जो इंक्रीमेंट होगा वो है 20। एंड इफ नो मतलब 80 एंड अबव अगर होगा तो इंक्रीमेंट है 30।
कनेक्टिंग लाइंस ऑलवेज परफेक्ट होनी चाहिए, ये आपको पता है अच्छे से, बराबर है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो इनको है ना इंक्रीमेंट अमाउंट भी चाहिए। सो हम लोग एक काम करते हैं, एक ही के अंदर कैलकुलेशन कर देंगे इंक्रीमेंट अमाउंट। सो तुम देखो ये एक नया वेरिएबल आया इंक्रीमेंट अमाउंट हमारे लिए। सो हम लोग फिर से उसको क्या करेंगे, डिफाइन इंक्रीमेंट अमाउंट, बराबर है। डिफाइन करना बोला, जैसे ही नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ डिफाइन हो जाना चाहिए। सो इंक्रीमेंट अमाउंट क्या आएगा, 30,000 इंटू आई डिवाइड बाय 100। जो इंक्रीमेंट परसेंटेज है वो हम उस पर अप्लाई करेंगे, जिससे हमको क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट अमाउंट। एंड ऑफ कोर्स जो रिवाइज सैलरी है, रिवाइज सैलरी वो क्या होगी, तो देखो 30,000 तो उनकी ऑलरेडी थी, 30,000 प्लस ये जो इंक्रीमेंट अमाउंट हुआ है वो। सो फाइनली प्रिंट, इफ यू सी वेरी केयरफुली, तो उन्होंने क्या बोला था प्रिंट करने के लिए, हमको इंजीनियर का नाम प्रिंट करना है, उसका परफॉर्मेंस मार्क्स प्रिंट करना है, मंथली इंक्रीमेंट अमाउंट जो उसकी हो रही है इंक्रीमेंट अमाउंट, एंड रिवाइज सैलरी प्रिंट करनी है। हो गया। अब इसके बाद हमें पता है कि जब एक बार पूरा कैलकुलेशन खत्म होता है और उस क्वेश्चन में अगर काउंटर हो तो हमें काउंटर को क्या करना पड़ता है, इंक्रीमेंट x इक्वल टू एक्स प्लस 1, और हमारा काउंटर जाएगा ऊपर चेकिंग के लिए, एंड फाइनली स्टॉप। ठीक है, लुक क्वेश्चंस बहुत सिंपल था, हमने उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया एकदम सिंपल फॉर्मेट में। ओके, प्रॉपरली पूरा कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पेज नंबर 1.24। क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 1.24। ठीक है, अ बैंक हैज़ 500 एम्प्लॉयज। जैसे ही नंबर आ गया 500, मतलब हमको समझ में आ जाना चाहिए कि काउंटर आएगा ही आएगा, सेकेंड थॉट ही नहीं होना चाहिए। द सैलरी पेड टू ईच एम्प्लॉय इज सम ऑफ हिज बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस। मतलब सैलरी जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो एक बेसिक, एचआरए एंड डीए के बेस पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग हाउस रेंट अलाउंस, बैंक हैज क्लासिफाइड हिज एम्प्लॉयज इनटू 3 क्लासेस ए, बी एंड सी। मतलब एचआरए के लिए उन्होंने क्लासीफाई किया है, एंड ऑफकोर्स उसके परसेंटेज होंगे। द हाउस रेंट अलाउंस फॉर ईच क्लास इज कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 30%, 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। मतलब ए के लिए 30, बी के लिए 20 एंड सी के लिए 10%। डीएनएस अलाउंस इज कंप्यूटेड एट अ फ्लैट रेट ऑफ 60% ऑफ द बेसिक पे, फ्लैट सबके लिए सेम। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज फॉलोइंग इन ईच ऑफ फॉलोइंग सैलरी स्लिप्स। वही सेम थिंग परसेंटेज। मतलब इस बार क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है, पहले तुमको सैलरी कैलकुलेट करना है पूरा, और फिर सैलरी को वापस क्या करना है, क्लासीफाई करना है परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आया? मतलब इन्होंने क्या किया, 2 छोटे-छोटे क्वेश्चंस को मर्ज करके बड़ा क्वेश्चन बना दिया है। इजी, वेरी इजी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
डिफाइनिंग वेरिएबल्स। चलो, सो डिफाइनिंग वेरिएबल्स। अब सबसे पहले मैं करूँगा बी मतलब बेसिक्स, HRA हाउस रेंट अलाउंस, DA डियरनेस अलाउंस, बराबर है। तो ये तो हो गया। फिर होगा S जो हमारा बनेगा सैलरी। अब सेम थिंग PQRS क्या होगा, काउंटर फॉर रिस्पेक्टेड कैटेगरीज। फिर परसेंटेज सबके होंगे, परसेंटेजेस। एंड एक फाइनल हमारा काउंटर होगा X, काउंटर फॉर एम्प्लॉइज। सो ये तुम्हारे होंगे डिफाइनिंग वेरिएबल्स, बराबर है। ओके। एंड दूसरा देखो, ये वीडियो लेक्चर है, तुम्हारे हाथ में कमांड है। तुम्हें लग रहा है कि सर फटाफट लिख के आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम पॉज भी तो कर सकते हैं ना उस स्क्रीन पे। वो स्क्रीन पे पॉज कर दोगे तो मैं अटक जाऊंगा, मैं स्टॉप हो जाऊंगा, और आपको दिखेगा जो मैं वहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे। सिंपल, तुम्हारे हाथों में सब कुछ है बच्चों। ओके, नाउ अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, हो सकता है कि आपको भी कनेक्टर यूज़ करने पड़े। ओके, सो ट्राई करो कि आप एक ही पेज में उसको पूरा कंप्लीट कर सको। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्ट एंड कॉल। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि स्टार्ट कॉल तो अभी आपको ही लिखना है। इस बार 500 एम्प्लॉयज़ है। कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 500। सो स्टार्ट कॉल तो होगा ही होगा। अब होगा हमारा काउंटर। सो सेट द काउंटर, चेक द काउंटर। सो x लेस देन इक्वल टू 500, यस नो। अच्छा, इस बार तुम रीड क्या करोगे बताओ? तुम बताओ रीड क्या करोगे? रीड एक तो तुमको करना पड़ेगा बेसिक सैलरी, क्योंकि उसके बिना तो कोई कैलकुलेशन होगा ही नहीं। एंड दूसरा क्लास, अरे उन्होंने 3 क्लास में बोला है ना। और देखो ये क्लास जो है वो भी हमको डिफाइन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ABC जो है वो हमको रीड करना पड़ेगा। सो अगेन डिफाइनिंग वेरिएबल्स में आ जाओ। क्लास ऑफ एम्प्लॉय, ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। और मैंने आपको क्या लगा, डिफाइनिंग वेरिएबल्स में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं चाहिए। आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो, जब सॉल्व करते हो और आपको लगा कि हाँ यार ये चीज़ मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी, आप उसको डिफाइन कर दो। ओके, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब सो बेसिक आ गया एंड क्लास आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो डिपेंडिंग ऑन द क्लास हमें क्लासीफाई करना है। सो कितने क्लास है? 3। तो 3 क्लास है, मतलब 2 डिसीजन बॉक्स बनेंगे। इज क्लास इक्वल टू A, यस। अब इस बार हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहे हैं। HRA इक्वल टू कितना था? 30% ऑफ द बेसिक। सो B इंटू 30 डिवाइड बाई 100। नो, इज क्लास इक्वल टू B, yes, then HRA equal to basic into 20 divided by 100, and if no, then HRA equal to basic into 10 divided by 100. सो यहाँ पे हमारे HRA का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। एंड ऑफ कोर्स कनेक्टिंग लाइन इज मोर इम्पॉर्टेंट, बराबर है। फर्स्ट HRA कैलकुलेशन होगा, क्योंकि HRA सबके लिए अलग अलग है। अब इसके बाद 2 कैलकुलेशन और होंगे। एक होगा डियरनेस अलाउंस
जो सबके लिए ही 60% है, तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। और एक बार डीएनएस अलाउंस कैलकुलेट हो गया, अब हम लोग सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीएनएस अलाउंस। सो लुक, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, एंड वंस योर सैलरी इज कैलकुलेटेड, उसके बाद हम लोग परसेंटेज वाले पे आएंगे। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो बोर्ड है वो कंप्लीट हो गया है। सो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, कनेक्टर। सो मैं एक कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ और मैं जाऊँगा नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे फिर से अब वही सेम वाला लॉजिक है, क्योंकि उनको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने से पहले हमको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच कैटेगरी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हमारे पास अगेन कितनी कैटेगरी है, 4। सो कितने डिसीजन बॉक्स बनेंगे, 3। अब देखो, लेस देन और इक्वल टू 8,000, 8,001 टू 15,000, 15,001 टू 30,000। आप उसको किसी भी ऑर्डर में लिखो, लॉजिक परफेक्ट आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सो इज सैलरी लेस देन इक्वल टू 8,000, यस। सो P इक्वल टू P प्लस 1, नो। इज सैलरी लेस देन इक्वल टू 15,000, yes. Q equal to Q plus 1, no. Is salary less than equal to 30,000? सब देख सकते हो, yes. ये जो फर्स्ट है वो अबाउट 30,000 है, R इक्वल टू R प्लस 1 एंड नो। अब यहाँ पे देखो, S हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, किसके लिए, सैलरी के लिए, बराबर क्या नहीं। सो हम लोग क्या करते हैं, सैलरी के लिए या फिर जो काउंटर है हमारा S दिख रहा है, S काउंटर, उसको मैं चेंज करना पड़ेगा। सो मैं कर देता हूँ यहाँ पे SS, क्योंकि देखो सैलरी और काउंटर के लिए फिर हम लोग सेम वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने वहाँ पे क्या कर दिया, SS कर दिया है। ठीक है, सो SS इक्वल टू SS प्लस 1। और अब अगर सर इससे कन्फ्यूजन होगा हमको आगे आके, SS का क्या मतलब होता है, तो एक काम करो, हम लोग इसको क्या कर देते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे TQRY कर देता हूँ। तो Y इज नथिंग बट वॉट, जिसका सैलरी क्या है, 30,000 के ऊपर है। एंड सेम थिंग यहाँ पे जो परसेंटेज है उसको मैं Y कर देता हूँ, ताकि तुमको कन्फ्यूजन ही ना रहे किसी चीज़ का, बराबर है। सो यहाँ पे भी देखो सेम कैरेक्टर हो जाएगा, Y इक्वल टू Y प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे काउंटर अलोकेशन कंप्लीट हो गया, बराबर है। पर याद करो, मैंने आपको हमेशा समझाया है कि ये जो काउंटर्स हैं, इसका जो रिजल्ट है, ये तो आपको जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे तो प्रिंट आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल वाला जो काउंटर है x इक्वल टू एक्स प्लस 1 वो आएगा डायरेक्टली। याद करो, हमने परसेंटेज वाले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जब हमको परसेंटेज ऑफ कैटेगरीज वाला कैलकुलेट करना होता है, तो उसका जो कैलकुलेशन है वो फ्लो चार्ट के अंदर कभी नहीं आता। ये सिर्फ काउंटर्स कैलकुलेट हुआ है, परसेंटेज तो लास्ट में कैलकुलेट होता है बच्चों। सो अगेन मुझे सेकेंड पेज से फर्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। एंड जब सारे के सारे एम्प्लॉयज कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज।
अब यहाँ पे P डिवाइड बाय 5, Q डिवाइड बाय 5, R डिवाइड बाय 5 एंड Y डिवाइड बाय 5। 100 का 0 और 500 का 0 कैंसिल कर दिया है, एंड देन फाइनल प्रिंट आएगा। और फिर से एक बार चेक करते हैं कि प्रिंट में उन्होंने क्या बोला है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखते हो तो उन्होंने देखो प्रिंट में कुछ बोला ही नहीं है। सो ऑब्वियस है प्रिंट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, परसेंटेज। सो PP, PQ, PR, PY एंड फाइनली स्टॉप। ठीक है, सो ये तुम्हारा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। जनरली इतने बड़े क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे जनरली, ओके। मतलब पूछ भी लिया तो हमेशा पेशेंटली सॉल्व करने का, आराम से स्टेप बाय स्टेप। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि फ्लो चार्ट अगर एग्जाम में आता भी है तो भी हमेशा उसको लास्ट में सॉल्व करना चाहिए, लास्ट में, ताकि हमारा पूरा थियरी IT SM का पूरा थियरी कंप्लीट हो जाए और फिर जो टाइम बचा है उसमें आराम से हम फ्लो चार्ट कर सकें। ओके, सो प्लीज़ पूरा कॉपी करके आराम से कंप्लीट करो। चलो अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ओके, एंड पेज नंबर 1.26, पेज नंबर 1.26, क्वेश्चन नंबर 19, an e-commerce site has the following cashback offers. If the purchase mode is via website, the initial discount is 10% is given on the bill amount, okay, bill amount, initial discount directly मिल रहा है. If the purchase mode is via phone app, then initial discount is 20% given on the bill amount, and if done via any other purchase mode, the customer is not eligible for any discount. So हमें discount मिलेगा ही नहीं उसको, okay? चलो now अब ये तो फर्स्ट हो गया इनिशियल डिस्काउंट. आगे every purchase eligible to discount is given 10 reward points. Every purchase eligible to discount मतलब जो ऊपर है वहाँ पे given 10 reward points. जो डिस्काउंट के लिए है उसके लिए 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे एवरी परचेस के लिए. मतलब इसमें फिर जितने भी नंबर ऑफ परचेस आपने किया होगा उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेंगे. ओके, if the reward point is between 100 and 200 points, the customer is eligible for further 30% discount on bill amount after initial discount. मतलब समझो आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे उसके हिसाब से आपको फर्दर कितना मिलेगा 30% डिस्काउंट. और वो भी कैसा किस पे मिलेगा, जो ऊपर जो बिल अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था उस पर जो डिस्काउंट था इनिशियल डिस्काउंट वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे, विच मीन्स ये इनिशियल बिल अमाउंट पे नहीं आएगा. इनिशियल बिल अमाउंट जो था फर्स्ट बिल अमाउंट उसको जो डिस्काउंट मिल चुका है ऊपर कौन सा वेबसाइट या फोन ऐप वाला, हाँ उसका जो नेट अमाउंट आएगा इसके ऊपर फर्दर 30% डिस्काउंट मिलेगा. इफ द रिवॉर्ड पॉइंट एक्सीड 200 पॉइंट्स
द कस्टमर इज एलिजिबल फॉर फर्दर 40% डिस्काउंट ऑन द बिल अमाउंट आफ्टर इनिशियल डिस्काउंट। मतलब आपको यहाँ पे पहले जो इनिशियल डिस्काउंट है वो सब खत्म करना पड़ेगा कैलकुलेट करके, और फर्दर क्या करना पड़ेगा, एडिशनल एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। टेकिंग परचेस मोड, बिल अमाउंट एंड नंबर ऑफ परचेस एज अ इनपुट, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड टोटल बिल अमाउंट पेएबल बाय कस्टमर आफ्टर ऑल डिस्काउंट कैलकुलेशंस। सो गाइस क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, सो यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स नहीं दिया हुआ कि कितने कस्टमर्स के लिए होने वाला है। सो मैंने आपको बोला था जब काउंटर्स नहीं होता तो डायरेक्टली स्टार्ट कर देने का, ओके नाउ। बट हमारा फर्स्ट रूल क्या बोलता है, डिफाइनिंग वेरिएबल्स। सो हम पहले इनिशियल वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं और फिर धीरे धीरे जो भी नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होंगे उसको बाद में डिफाइन करेंगे। सो डिफाइनिंग वेरिएबल्स, अब देखो इसमें सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा PM, विच इज नथिंग बट परचेस मोड, ठीक है, बिल अमाउंट, ओके, फिर नंबर ऑफ परचेस, एंड ऑफ कोर्स टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड फाइनली जो भी आएगा टोटल बिल अमाउंट, और बीच में जो भी वेरिएबल्स हमको चाहिए होंगे हम लोग बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से हमको इतना दिख गया है, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कॉल बाय डिफॉल्ट आएगा ही, बट इस बार हम काउंटर सेट नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना। काउंटर सेट नहीं हो सकता तो चेक भी नहीं हो सकता। सो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, रीड। रीड क्या करना है, फर्स्ट वो है तुम्हारा परचेस मोड, सेकंड बिल अमाउंट एंड थर्ड नंबर ऑफ परचेसेस। बराबर है एवरीवन? अच्छा, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इनिशियल डिस्काउंट कैलकुलेट करना है कि इनिशियल डिस्काउंट कितना मिलेगा, ठीक है। सो अगर आपने लॉजिकली देखा तो उन्होंने देखो प्रिंट करने के लिए क्या बोला है हमको, डिस्प्ले टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड टोटल बिल अमाउंट पेएबल बाय कस्टमर, मतलब फाइनल कैलकुलेशन बोला है। सो गाइस थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट करते हैं कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकली कैलकुलेशन में, ठीक है। सो अब वो कैलकुलेशन क्या होगा हमारा, डायरेक्ट कैलकुलेशन। सो फर्स्ट इज परचेज मोड इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा, वो है वेबसाइट, यस। तो जरा सोचो कि उन्होंने कितना बोला, 10% डिस्काउंट, ओके। सो बिल अमाउंट इक्वल टू बिल अमाउंट माइनस मैथ्स बिल अमाउंट into 10 divided by 100, डायरेक्ट कैलकुलेशन, डायरेक्ट सीधा आंसर आएगा तुम्हारा, ओके। नो इज परचेस मोड इक्वल टू फोन ऐप, यस। तो 20% डिस्काउंट है। सो बिल अमाउंट इक्वल टू मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने से अच्छा मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। एंड इफ नो तो कोई डिस्काउंट ही नहीं था। सो यहाँ पे क्या आएगा, बिल अमाउंट इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन कंप्लीट, इनिशियल डिस्काउंट वाला, इनिशियल डिस्काउंट वाला, ओके। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद क्या आएगा, सो मुझे सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है वो है टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स, टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स, ओके, वो मुझे कैलकुलेट करने हैं।
अब टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स में उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ परचेस मल्टीप्लाई बाय 10, नंबर ऑफ जो है। लेकिन देखो गाइस, अभी यहाँ पे ना सच बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो हो सकता है स्टूडेंट्स को, अगर बहुत डिटेल में अगर आप पढ़ने की ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि सर उन्होंने बोला है कि जो एडिशनल डिस्काउंट है ये किस पे कैलकुलेट होगा, टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स। एंड टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स किसके लिए कैलकुलेट करने हैं, टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स किसके लिए कैलकुलेट करने हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको इनिशियल डिस्काउंट मिला हो, बराबर है। सो ये जो प्रेजेंटेशन है ना ये थोड़ा सा चेंज होगा, यस। और ये कैसे चेंज होगा वो आप ध्यान से देखना इस बार, ओके। ये इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है क्योंकि उन्होंने एक्सक्लूसिवली क्या बोला है कि जो टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स है जो भी है वो सिर्फ मतलब जो एडिशनल डिस्काउंट है उन्हीं के लिए है जिनको डिस्काउंट पहले मिला हुआ है। सो देखो वैसे कोई फर्क नहीं गिरने वाला, बट स्टिल प्रेजेंटेशन वाइज क्या फर्क गिरेगा अब वो थोड़ा ध्यान देना, ओके। यहां पे तो कोई डिस्काउंट मिलने वाला ही नहीं है, टोटल रिवॉर्ड पॉइंट सिर्फ इनके लिए कैलकुलेट होगा, इसके लिए कैलकुलेट होने वाला ही नहीं है। भले यहाँ पे एंटर हुआ है नंबर ऑफ परचेस, बट इसके लिए वो चीज़ होने वाली ही नहीं है। सो अब देखो इस बार यहाँ पे आएगा टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ परचेस इंटू 10, वो सिर्फ इनके लिए कैलकुलेट होगा। एंड फिर प्रेजेंटेशन देखो कुछ ऐसी आएगी, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना पड़ेगा और कुछ नहीं, वर्डिंग्स ध्यान में रखने पड़ेंगे एंड फिर तुम्हारा नॉर्मल चालू हो जाएगा वापस। इज टोटल रिवॉर्ड पॉइंट, अब देखो उन्होंने क्या बोला था, 100 से 200 होगा या फिर 200 से ज़्यादा होगा। सो 100 से 200 एंड 200 से ज़्यादा, ओके। सो गाइस हम लोग क्या करते हैं, 100 से 200 बोला है, सो इफ इज लेस देन 100, यस नो, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है उसको। तो आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है कुछ नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, अब देखो अगेन शॉर्टकट करना है तो भी कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल करना है तो भी कर सकते हैं। सो इफ आई से एक्स्ट्रा डिस्काउंट ईडी, समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0, एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्या आएगा 0, क्योंकि 100 के जो नीचे होंगे उसके लिए तो कोई डिस्काउंट ही नहीं है ना, समझा। और अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है तो भी है, बट इस बार थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। इज टोटल रिवॉर्ड पॉइंट लेस देन इक्वल टू 200, यस। तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट वो है क्या है 30%, 30% ऑफ व्हाट, जो अपना बिल अमाउंट है। सो इस बार मैं बिल अमाउंट इंटू 30 डिवाइड बाय 100, एंड इफ नो मतलब 200 से ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है, सो एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो आएगा बिल अमाउंट का 40%। और ये तुम्हारा एक्स्ट्रा डिस्काउंट का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा डिस्काउंट का कैलकुलेशन कंप्लीट। बट अभी आगे फर्दर स्पेस नहीं है मेरे पास, सो मैं यहाँ पे कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ Z, और उसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके आ रहा हूँ Z। ठीक है, अब हमें सीधा टोटल बिल अमाउंट कैलकुलेट करना है। सो यू कैन सी टोटल बिल अमाउंट इक्वल टू बिल अमाउंट माइनस ईडी, एंड तुम देख सकते हो कि डिफाइनिंग वेरिएबल्स में हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं किया था, तो ये है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट।
सो प्रिंट, दो चीज़ें करनी थी, एक रिवॉर्ड पॉइंट्स वाला और एक टोटल बिल अमाउंट। ठीक है। एंड अब सर हम लोग क्या करें, क्योंकि आपने बोला है कि जब काउंटर्स नहीं होते तो लास्ट में क्या लिखना होता है, इज लास्ट रिकॉर्ड, इफ यस तो स्टॉप हो जाएगा, बट इफ नो सो इट विल कंटिन्यू। कहां से कंटिन्यू होगा, फिर से ऊपर से। ठीक है, मैं ये फिर से पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले रीड क्या किया, परफॉर्मेंस मेजर जो भी उनका था, सॉरी परफॉर्मेंस मेजर नहीं, ये तो परचेस मोड है, परचेस मोड, बिल अमाउंट एंड नेट नंबर ऑफ परचेसेस। पहले हमने वेबसाइट फ़ोन या नहीं है, मतलब उसने किसी अदर मोड से किया है तो वो हमने कैलकुलेट किया, बट इस बार हमने क्या किया था, वो एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने से अच्छा है हमने डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट किया, मतलब बिल अमाउंट को सीधा नेट पे लेके गए हम लोग। सो यहाँ पे देख सकते हो बिल अमाउंट इक्वल टू बिल अमाउंट माइनस 10% डिस्काउंट, यहाँ पे 20% डिस्काउंट, और यहाँ पे बिल अमाउंट सेम ही रहेगा। बट जो लोग डिस्काउंट के लिए एलिजिबल ही नहीं है उसके लिए तो इनिशियल मतलब जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट वो तो मिलेगा ही नहीं। जो लोग इनिशियल डिस्काउंट के लिए एलिजिबल ही नहीं है वो ये है, ये लोग, उनके लिए तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो है ही नहीं, इसलिए इस बार थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज हो गया। और प्रेजेंटेशन कैसे चेंज हुआ, हमने सिर्फ जिनको इनिशियल डिस्काउंट मिला है उनके लिए ही टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स कैलकुलेट किए। तुम देखो इनके लिए हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, फ्लो अलग जा रहा है पूरा। और फिर हमने क्या किया, उसके बेस पे कैलकुलेट किया। ये तुम्हारा एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर 100 के नीचे है तो 0, 100 से 200 के बीच में है तो 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको बिल अमाउंट का, एंड अगर 200 के ऊपर है तो आपको मिलेगा 40%। एंड ऑफ कोर्स ये जो बिल अमाउंट आप कैलकुलेट कर रहे हो, बिल अमाउंट वो कौन सी बिल अमाउंट है, इनिशियल डिस्काउंट के बाद की बिल अमाउंट, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें ऑटोमेटिकली हो चुका है। इस बार थोड़ा मैंने आपको शॉर्टकट दिखाया कैलकुलेशन में। एंड फिर इसके बेस पे हम आगे बढ़े, जहाँ पे हमने क्या किया, टोटल बिल अमाउंट इक्वल टू बिल अमाउंट माइनस एक्स्ट्रा डिस्काउंट, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट अमाउंट में कैलकुलेट किया है। एंड फिर प्रिंट, लास्ट रिकॉर्ड, स्टॉप, नो, कंटिन्यू। ओके, आराम से पूरा एक बार गो थ्रू कर लो एंड कॉपी कर लो। चलो अब पेज नंबर 1.28, क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 1.28 एंड क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अ कंपनी ABC लिमिटेड इज एंगेज इन सेलिंग कंज्यूमर गुड्स टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स in order to increase its sales. Different types of discounts are offered to customers. The policy of discount is as given below. On cooking range, a discount of 12% is allowed to dealers and 9% to retailers irrespective of value of order. मतलब वो कितनी भी क्वांटिटी खरीदे उससे कोई फर्क नहीं गिरता। बट अगेन यहाँ पे देखो उन्होंने क्या लिखा है, एक तो प्रोडक्ट आ गया, सेकेंड टाइप्स ऑफ कस्टमर आ गए, डीलर एंड रिटेलर, एंड थर्ड वैल्यू आ गया। मतलब जब पढ़ो तो आपको क्लिक होना चाहिए कि हाँ किन, देखो जिस बेसिस पे कंडीशंस को तुम्हें इवैल्यूएट करना है, मतलब वो ऑब्वियसली तुमको क्या करना पड़ेगा, रीड, क्या करना पड़ेगा, रीड। और डिस्काउंट ऑफ 12% इज अलाउड ऑन वॉशिंग मशीन इररेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी ऑफ कस्टमर एंड
वैल्यू ऑफ ऑर्डर, मतलब अगर उसने वॉशिंग मशीन लिया है तो अब वो रिटेलर है, डीलर है, कुछ फर्क नहीं करता, क्या अमाउंट है कुछ फर्क नहीं करता, फ्लैट डिस्काउंट जाएगा। ऑन डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स, मतलब जो थर्ड कैटेगरी है, डीलर्स आर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 20% प्रोवाइडेड दैट, देखो फिर से, डीलर्स आर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 20% प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ ऑर्डर इज 10,000 एंड अबव, फुल स्टॉप। अब ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, डीलर के लिए। रिटेलर्स आर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ ऑर्डर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिलीव मी, हम सिर्फ फ्लो में आएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफाइनिंग वेरिएबल्स। हमारा फर्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग वेरिएबल्स, बराबर है। अब मैंने आपको क्या बोला था, तीन चीजें थी, एक तो आएगा प्रोडक्ट, बराबर है, एक आएगा टाइप ऑफ कस्टमर, और एक आएगा वैल्यू, वैल्यू ऑफ ऑर्डर। ये तीन तो बाय डिफॉल्ट आएंगे, प्लस हमको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, सो डिस्काउंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगेन नंबर ऑफ कस्टमर्स उन्होंने बताएंगे, कितने लोगों के लिए हमको क्या करना है, रीड करना है, बराबर है। उससे भी अजीब जो चीज़ है, जो स्टडी मतलब जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, इतने टाइम से रीड लिख रहे हैं, अब सडनली उन्होंने इनपुट लिखा हुआ है, पर हम लोग वो सब चीज़ें देखने वाले नहीं हैं। हम लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हम लोग रीड ही लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, रीड, ठीक है। सो हमने डिफाइनिंग वेरिएबल्स को कर दिया, अब स्टार्ट करते हैं। अगेन स्टार्ट कॉल डिफॉल्ट है, लेकिन इस बार हमें काउंटर्स पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग सेट नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते, सो डायरेक्टली हमें क्या करना है, रीड। क्या रीड करने वाले हम लोग, तो एक प्रोडक्ट, टाइप ऑफ कस्टमर एंड वैल्यू। तुम देखो, अगर सबसे इजी, अगर आप देखोगे सबसे जो इजी कंडीशन है, ठीक है, वो है वॉशिंग मशीन, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं करने वाला प्रेजेंटेशन वाइज। क्या वॉशिंग मशीन पहले चालू करो या कुकिंग रेंज पहले चालू करो, क्योंकि सब में आपको कंडीशन तो चेक करनी ही पड़ेगी। सो इज P इक्वल टू प्रोडक्ट इक्वल टू कुकिंग रेंज, यस। बट देखो इसमें भी उन्होंने क्या बोला है कि कुकिंग रेंज के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा इज टाइप इक्वल टू डीलर। तो अगर डीलर है तो कितना डिस्काउंट है, 12%, सो वैल्यू इंटू 12/100। और अगर डीलर नहीं है तो कौन होगा, रिटेलर होगा। सो इन दैट केस उन्होंने कितना बोला डिस्काउंट, 9%, बराबर है। सो आप देख सकते हो 12 और 9 हमने वो कंडीशन कवर कर ली। चलो, कुकिंग रेंज के बाद नेक्स्ट जो आ रहा है, थोड़ा सा मैं उसको आगे बढ़ाता हूं ताकि प्रॉपर क्लैश ना हो। यहाँ पे थोड़ा मैंने कर दिया, इज प्रोडक्ट इक्वल टू वॉशिंग मशीन। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, डीलर हो, रिटेलर हो, कोई भी वैल्यू हो, फ्लैट डिस्काउंट जाएगा 12%। कितना, 12। सो डी इक्वल टू वैल्यू इंटू 12/100। अब समझो कुकिंग रेंज भी नहीं है, नो, वॉशिंग मशीन भी नहीं है, मतलब ये इम्प्लाइड है कि वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, डेकोरेटिव, बराबर है। पर डेकोरेटिव में उन्होंने अगेन बोला है हमको चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए, अच्छा अगेन अभी देखो यहाँ पे ना डिपेंड करता है अजम्पशंस पे, कि आप कैसे अजम्पशंस लेते हो। जैसे एक अजम्पशन होता है कि ये जो शॉपकीपर है, इफ़ यू सी अ कंपनी इज एंगेज इन सेलिंग कंज्यूमर गुड्स टू डिफरेंट कैटेगरीज, बराबर है, टू इंक्रीज द सेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड टू डिफरेंट कस्टमर्स एंड द पॉलिसी ऑफ डिस्काउंट इज गिवन एज बिलो। अभी यहाँ पे एक अजम्पशन ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ पे डिपेंड करता है कि कंपनी सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट में ही डील करती है। अगर आप ये अजम्पशन लोगे 3 प्रोडक्ट में ही डील करती है, समझ में आया, तो कुकिंग, वॉशिंग मशीन एंड फिर डेकोरेटिव इम्प्लाइड हो जाएगा, इम्प्लाइड।
बट फिर अगर आप ऐसे अजम्पशन करते हो, ये लिखना एग्जाम में कि अज्यूमिंग दैट कंपनी इज डीलिंग इन मल्टीपल गुड्स बट द डिस्काउंट इज ओनली ऑन दिस 3 प्रोडक्ट, ये लिखना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में कि वी आर अज्यूमिंग दैट कंपनी इज डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स बट द डिस्काउंट्स आर ओनली ऑन दिस 3 प्रोडक्ट्स। अगर आप ऐसे लेते हो सो इन दैट केस आपको डेकोरेटिव भी चेक करना पड़ेगा। कुकिंग रेंज नहीं है तो वॉशिंग मशीन नहीं है तो डेकोरेटिव, पर अगर डेकोरेटिव भी नहीं है मतलब कोई अदर प्रोडक्ट है तो उसके लिए तो वैसे भी डिस्काउंट नहीं है। सो डिस्काउंट आर ओनली ऑन 3 प्रोडक्ट्स। अब इसमें भी उन्होंने क्या बोला है, चेक करो इज टाइप इक्वल टू डीलर, यस नो। पर तुम देखो उन्होंने क्या बोला है, डीलर में आपको फर्दर चेक करना है, बट अगर वो रिटेलर है तो रिटेल को देखो उन्होंने क्या बोला है, सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो रिटेलर के लिए तो कुछ चेक ही नहीं करना है, बट अगर डीलर है तो उसमें फर्दर आपको चेक करना है वैल्यू। क्या लिखा उन्होंने कि वैल्यू ऑर्डर इज 10,000 एंड अबाउ, सो वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, यस, तो मिलेगा तुमको डिस्काउंट 20%। और अगर वैल्यू ऑर्डर उससे नीचे है तो 0, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो तुम देख सकते हो हमने सारी पॉसिबिलिटीज को कवर कर लिया, एवरी पॉसिबिलिटीज वी हैव कवर्ड। एंड फाइनली कनेक्टिंग लाइन थोड़ा सा स्मार्टली बनाना ताकि तुम सब कुछ कवर कर सको अच्छे से। एंड उनको सिर्फ प्रिंट में क्या चाहिए, डिस्काउंट अमाउंट, सो प्रिंट डी। बट गाइस ऑब्वियस है कि वहाँ पे मल्टीपल परचेसेस होंगे, इसलिए हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इज लास्ट रिकॉर्ड। अगर यस हो गया तो स्टॉप, और अगर लास्ट नहीं है नो तो फिर से आएगा। सो ये आपका सिंपल रिप्रेजेंटेशन था इस क्वेश्चन का, ठीक है। आराम से पूरा कॉपी कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। चलो, एंड अब एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बट फिर भी हम लोग कर लेते हैं उसको। फॉर कंप्यूटिंग कस्टम ड्यूटी द इंपॉर्टेंट आइटम्स आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। द रेट ऑफ ड्यूटी टू बी लेविड ऑन ईच कैटेगरी आइटम इज गिवन बिलो। कैटेगरी, क्लास ऑफ गुड्स एंड कस्टम ड्यूटी के परसेंटेज दिए उन्होंने। एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कंप्यूट कस्टम ड्यूटी। अब इसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर हम लोग स्टार्ट करेंगे जब कंपैरिजन करना तो किसके कर रहे हैं, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। उन्होंने फर्स्ट कॉलम में कैटेगरी के बारे में के लिख दिया है और थर्ड कॉलम में जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वहाँ पे वी लिख दिया हुआ है। मतलब आपको समझ आना चाहिए कि वो के और वी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको वो यूज़ करना है फ्लो चार्ट में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आपको सारे हिंट देगा, ठीक है।
सो अब यहाँ पे हमें 3 चीज़ें डिफाइन करनी है, एक कैटेगरी, एक वैल्यू और एक कस्टम ड्यूटी। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, डिफाइनिंग वेरिएबल्स, ठीक है। आप कोई और वेरिएबल यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है के कैटेगरी, वी वैल्यू एंड कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी। सो के, वी एंड सी डी, बस। अगेन इसमें नंबर ऑफ जो है प्रोडक्ट्स या जो भी मल्टीपल टाइम्स जो होना चाहिए वो कुछ लिखा नहीं है। सो स्टार्ट कॉल होगा एंड डायरेक्टली क्या होगा, रीड। रीड क्या करना है, के एंड वी, कैटेगरी एंड वैल्यू। कितनी कैटेगरी है, 4, तो कितने डिसीजन बॉक्स बनेंगे, 3। कुछ चीज़ें ना एकदम कॉन्स्टेंट हो जाती हैं। इज के इक्वल टू 1, यस, तो 10% है। सो कस्टम ड्यूटी इक्वल टू वी इंटू 10। डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। नो के इक्वल टू 2, यस, सो कस्टम ड्यूटी इक्वल टू वी इंटू, आप देख सकते हो 15% है। इफ नो के इक्वल टू 3, यस, तो कस्टम ड्यूटी 20% है। एंड इफ नो तो इम्प्लाइड है 40%। 10, 15, 20 एंड 40। एंड इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन है। सीधा प्रिंट कस्टम ड्यूटी। अगेन यहाँ पे नंबर्स, काउंटर्स कुछ भी नहीं पता। सो जब हमें कुछ भी नहीं पता होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इज लास्ट रिकॉर्ड, यस, स्टॉप, नो, कंटिन्यू। इतना सिंपल है। ओके, सो प्लीज गो थ्रू कर लो, कॉपी कर लो। सो ये मैंने आपके प्रैक्टिस में के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। एंड एक्सरसाइज में जो सेकंड क्वेश्चन है वो इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, विच इज़ ऑलरेडी वी हैव सॉल्व इन द फर्स्ट 5 लेक्चर्स ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, सो गाइज जब आप फ्लो चार्ट सॉल्व करो और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, आपको लग रहा है कि सर मुझे ये आपसे पूछना है, जो भी डाउट्स वॉट एवर रिगार्डिंग द फ्लो चार्ट, ठीक है, सो आप ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, सो अब देख लीजिए मेरा नंबर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा फेसबुक पर भी अकाउंट है, जिग्नेश छेड़ा नवकार इंस्टीट्यूट, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा पेज है प्रोफेसर जिग्नेश छेड़ा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको फर्दर जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स होंगे आईटी से रिलेटेड या फिर सीए फाइनल इसका से रिलेटेड, ये सब चीज़ आपको वहाँ से मिलेंगी। एंड आफ्टर 1 मंथ मेरी वेबसाइट भी आ रही है विच इज़ www.jigneshchheda.com, तो वहाँ से भी आपको रिक्वायर्ड मटेरियल्स एंड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।